प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष या स्पीकर। अर्थात आज की वीडियो क्लास में हम संयुक्त राज्य अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है, जिसे वहाँ कांग्रेस कहा जाता है, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहा जाता है। और वहाँ जो कांग्रेस है वह दो सदनीय है, मतलब अमेरिका में द्विसदनीय व्यवस्थापिका के सिद्धांत को अपनाया गया है। मैं आपको यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में जब व्यवस्थापिकाओं के संगठन को हम समझना चाहते हैं तो भाई ये एक बात ध्यान रखनी, सबसे पहले आपको यही बात मालूम होना चाहिए क्या कि वह व्यवस्थापिका एक सदनीय है या द्विसदनीय, मतलब उसमें एक सदन है या दो सदन है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने सदन है व्यवस्थापिका में, जिसका नाम कांग्रेस है? दो सदन है। क्या क्या नाम है उनके? प्रतिनिधि सदन और सीनेट। प्रतिनिधि सदन प्रथम सदन है जिसे निम्न सदन भी कहा जाता है, और सीनेट द्वितीय सदन है जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है। और आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्थापिका का जो प्रथम सदन है, जिसका नाम प्रतिनिधि सदन या प्रतिनिधि सभा है, इसके अध्यक्ष के संदर्भ में बात करेंगे। अर्थात प्रतिनिधि सभा का जो अध्यक्ष होता है उसे ही स्पीकर कहा जाता है। जैसे हमारे भारत में भी लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसे स्पीकर कहा जाता है। ब्रिटेन में भी जो लोक सदन है, मतलब ब्रिटेन में भी जो व्यवस्थापिका है वो दो सदनीय है। प्रथम सदन का नाम क्या है? लोक सदन, और दूसरे का नाम क्या है ब्रिटेन में? लॉर्ड सभा। और भारत में प्रथम सदन लोकसभा और द्वितीय सदन क्या है? राज्यसभा। तो ब्रिटेन में भी जो लोक सदन है उस लोक सदन के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। अगली बात ये ध्यान रखनी है कि वास्तविक रूप में स्पीकर पद का जो उद्गम है वह ब्रिटेन से हुआ है। कहाँ से हुआ है? ब्रिटेन से। लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि ब्रिटेन से इसका उद्गम हुआ है, परंतु फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में जो स्पीकर पद की स्थापना की गई है वह ब्रिटेन से भिन्न है, अलग प्रकार की है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस पर चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं प्रतिदिन जो लेक्चर अपलोड करता हूं अपने चैनल पर, सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे प्रतिदिन जो हम लेक्चर अपलोड करते हैं उसकी जानकारी मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को हो सके। और मेरा मूल लक्ष्य है राजनीति विज्ञान के संपूर्ण पाठ्यक्रम को मैं ठीक से आपको समझाऊंगा। और मैं अपने YouTube चैनल, जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस क्लासेस बाय श्रीपाल यादव, इसके ऊपर आपको मैं संपूर्ण पाठ्यक्रम उपलब्ध कराऊंगा। बाकी तो विधि का विधान है, ईश्वर की क्या इच्छा है, लेकिन हमारा लक्ष्य यही है कि मैं राजनीति विज्ञान विषय में विद्यार्थियों को निष्णात करूंगा। ये मेरा मूल लक्ष्य है, मतलब आपको इस विषय में इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े, मेरा मूल लक्ष्य ये है। मैंने महाविद्यालय में 25 वर्ष तक कार्य किया। वास्तव में मैंने देखा है विद्यार्थियों को जो चीज़ बतानी चाहिए वो बताई नहीं जाती, इसलिए मैं YouTube चैनल के माध्यम से मेरे विद्यार्थियों को वो सब बातें समझाऊंगा। मेरे विद्यार्थी हैं, चाहे वो राजस्थान के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के, संपूर्ण भारत के विद्यार्थी मेरे विद्यार्थी हैं, पूरी दुनिया के विद्यार्थी मेरे विद्यार्थी हैं। सभी विद्यार्थी मेरे अपने हैं, सभी विद्यार्थी मेरी एनर्जी है, सभी विद्यार्थी मेरा जीवन है। मैं इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन आपके लिए मेहनत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष, क्या क्या बातें लेंगे इसमें? इस अध्यक्ष के चुनाव कैसे होते हैं, इसके कार्य और शक्तियाँ, ये दो बातों पर चर्चा करेंगे। इसके संदर्भ में भी प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों गलती नहीं होनी चाहिए। और मैं बड़े व्यापक रूप में समझाता हूँ सारी बातें। आप एक बार एक वीडियो भी हमारी सुन लेंगे भाई, वास्तव में आप इस रूप में प्रभावित होंगे, इस रूप में समझेंगे कि कोई भी लेक्चर आप छोड़ेंगे नहीं। ध्यान दें। सबसे पहले इधर आइए, मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया है। ये किस लिए बनाया है?
मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन करता हूँ इसका क्या। देखो, हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, ठीक है, हम शिक्षक हैं, लेकिन हैं तो हम भी विद्यार्थी, जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते ही रहेंगे। वास्तव में राजनीति विज्ञान को समझना हो तो इसमें एक सिद्धांत चलता है, राजनीतिक खेल का सिद्धांत, पॉलिटिकल गेम थ्योरी, राजनीतिक खेल का सिद्धांत। राजनीतिक खेल के सिद्धांत पर मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन आज इस सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि वास्तविक रूप में भाई राजनीति भी एक खेल है। राजनीति में भी टीमें होती हैं। जैसे प्रतिनिधि सभा है तो प्रतिनिधि सभा में भी 2 टीम होती हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका में भाई द्विदलीय व्यवस्था है, 2 दल है वहां पर, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। तो वास्तविक रूप में प्रतिनिधि सभा में एक बहुमत दल होता है, दूसरा विपक्ष में बैठता है, विरोधी दल होता है। तो 2 टीमें हो गई। तो वास्तव में एक प्रकार से 2 टीमें हैं और राजनीति का खेल खेलती हैं, ये राजनीति का खेल खेलती हैं। तो वास्तविक रूप में राजनीति तो एक खेल है, और इस खेल को ठीक से समझने के लिए हमें राजनीति विज्ञान में जो राजनीतिक खेल का सिद्धांत है उसके समझना निहायत जरूरी है। क्या करूँ? उसे समझना निहायत जरूरी है। हालांकि यहाँ मैं उसकी चर्चा ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि हम तो यहाँ स्पीकर की बात कर रहे हैं। मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया है। अब मैंने राजनीतिक खेल सिद्धांत की चर्चा क्यों की है? इसलिए की है कि राजनीतिक खेल सिद्धांत को मैं बड़े व्यापक रूप में आपको समझाऊंगा, परंतु यहाँ इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? इसलिए पड़ गई, इधर आइए। संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्थापिका का नाम क्या है? कांग्रेस। मैंने यहाँ नोट कर दिया है, मैं खेल सिद्धांत से ही सारी बात बता रहा हूँ आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से। व्यवस्थापिका का नाम क्या है वहाँ? कांग्रेस। कांग्रेस में कितने सदन है वहाँ? 2 सदन है। द्विसदनीय व्यवस्थापिका के सिद्धांत को अपनाया गया अमेरिका में। 2 सदनों के नाम क्या है? प्रतिनिधि सभा और सीनेट। प्रतिनिधि सभा प्रथम सदन है जिसे निम्न सदन भी कहा जाता है, सीनेट द्वितीय सदन है जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है। प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या 435 है, सीनेट की सदस्य संख्या 50 है। मैंने इन दोनों के ऊपर अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में देखिएगा। अब यहाँ जो प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष होता है, अब ध्यान देंगे, प्रतिनिधि सभा का जो अध्यक्ष होता है उस अध्यक्ष को ही स्पीकर कहा जाता है। क्या कहा मैंने? जो अध्यक्ष होता है प्रतिनिधि सभा का उसे ही स्पीकर कहा जाता है। तो वास्तविक रूप में यहाँ जो स्पीकर होता है वह स्पीकर प्रतिनिधि सभा में एक प्रकार से रेफरी की भूमिका निभाता है। रेफरी, एम्पायर। भाई सामान्य खेल जो होता है, सामान्य खेल के अंतर्गत मुझे बताइएगा 2 टीमें होती हैं, बाकी अनेकों टीम होती है, लेकिन खेलने वाली प्रारंभ में 2 ही तो टीमें होती हैं, अन्य टीमें भी खेलती हैं, 2 टीम होती हैं। तो उसमें मुझे बताइए रेफरी होता है या नहीं, एम्पायर होता है या नहीं, निर्णायक होता है या नहीं? होता है। भाई इसी प्रकार से राजनीति में भी निर्णायक होता है, रेफरी होता है, एम्पायर होता है। तो ये जो स्पीकर है वास्तविक रूप में वो यही स्पीकर क्या है? एक प्रकार से रेफरी है, एम्पायर है, निर्णायक है। किसका निर्णायक? प्रतिनिधि सभा में जो खेल खेला जाता है, प्रतिनिधि सभा में जो खेल खेला जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रतिनिधि सभा में 2 टीमें होती है ना अमेरिका में। कौन कौन? दोनों दल, एक बहुमत प्राप्त दल, दूसरा विरोधी दल होता है, मतलब एक सत्तारूढ़ एक विपक्ष। जैसे हम ये कहें कि डेमोक्रेटिक दल की सरकार बन जाती है, मान लीजिएगा बहुमत मिल जाता है उसको, और विपक्ष में कौन बैठ जाएगा? रिपब्लिकन। भाई 2 ही तो दल हो गए, तो वास्तविक रूप में 2 टीमें होंगी, 2 टीमें होगी। तो इसकी जो है निर्णायक कौन होगा? इसका निर्णायक कौन होगा? स्पीकर होगा। तो वास्तव में राजनीतिक खेल सिद्धांत से आप ये बातें समझ सकते हैं। और यहाँ प्रतिनिधि सभा का जो अध्यक्ष होता है ना, जिसे स्पीकर कहा जाता है, ये स्पीकर ही एक प्रकार से रेफरी एम्पायर है। ये वो सारी भूमिकाएं निभाता है जो सामान्य खेल में एक रेफरी एम्पायर के द्वारा निभाई जाती है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ये सारे जो कार्य इसके द्वारा किए जाएंगे वो वास्तविक रूप में एक एम्पायर की तरह, एक रेफरी की तरह, एक निर्णायक की तरह किए जाते हैं। तो वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिनिधि सभा का जो अध्यक्ष है वह स्पीकर कहलाता है, और ये स्पीकर एक रेफरी, एम्पायर, निर्णायक के रूप में कार्य करता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो प्रतिनिधि सभा है, इसका जो अध्यक्ष होता है उसे क्या कहा जाता है? स्पीकर कहा जाता है, ठीक है। और ये स्पीकर एक रेफरी, एक एम्पायर, एक निर्णायक के रूप में भूमिका निभाता है। जैसे मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है शक्तियाँ तथा कार्य, तो इसके जो कार्य और शक्तियाँ हैं वो वास्तविक रूप में एक रेफरी, एम्पायर, निर्णायक के रूप में है, ठीक है। अब इनके ऊपर हम एक एक पर चर्चा करते हैं। अब ध्यान दें, यहाँ सबसे पहले जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, नोट कीजिएगा आप, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो
प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष होता है जिसे स्पीकर कहा जाता है। वास्तव में ये राष्ट्रपति के बाद में दूसरा स्थान इसको दिया गया है। मतलब पद क्रम जब बनाया जाता है तो अमेरिका में पद क्रम में प्रथम स्थान राष्ट्रपति का है और दूसरा स्थान वास्तविक रूप में प्रतिनिधि सभा का जो अध्यक्ष है जिसे स्पीकर कहा जाता है स्पीकर का है। मैंने यहाँ नोट भी कर दिया है, स्पीकर राष्ट्रपति से दूसरे दर्जे पर समझा जाता है। मतलब राष्ट्रपति के बाद में जो स्थान आता है वो किसका आता है? स्पीकर का आता है। नोट कीजिएगा, प्रथम स्थान किसका है? राष्ट्रपति का। दूसरा स्थान किसका है अमेरिका में? प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष का, जिसे स्पीकर कहा जाता है। नोट कीजिएगा, स्पीकर राष्ट्रपति से दूसरे दर्जे पर समझा जाता है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगली बात मैंने यहाँ नोट की है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिका में मान लीजिएगा राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है और उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस पद को कैसे भरा जाएगा? उस पद पर वास्तविक रूप में प्रतिनिधि सभा का जो स्पीकर अध्यक्ष होता है वास्तव में वही पद धारण करेगा। मैंने यहाँ नोट कर दिया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर स्पीकर ही राष्ट्रपति पद धारण करता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। अर्थात अमेरिका में यदि राष्ट्रपति मान लीजिएगा राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उपराष्ट्रपति आ जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिनिधि सभा का जो अध्यक्ष होता है जिसे स्पीकर कहा जाता है, स्पीकर ही राष्ट्रपति का पद धारण करता है। नोट कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, एग्जाम पूछ ली जाती है। इसके बाद में अगली बात क्या है, अब ध्यान दें। यहाँ ये तो मैंने सामान्य पृष्ठभूमि समझाई है आपको। अब इसमें हमें ये देखना है कि प्रतिनिधि सभा का जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव कैसे होता है और इसके क्या कार्य और शक्तियां हैं। देखिएगा, स्पीकर का चुनाव। तो स्पीकर का चुनाव की व्यवस्था अमेरिका में की गई है आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1। तो अनुच्छेद 1 इसका मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल अनुच्छेद कितने हैं संविधान में? केवल 7 अनुच्छेद है। दुनिया का सबसे संक्षिप्त संविधान है, दुनिया का सबसे छोटा संविधान है जिसे आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। केवल 7 अनुच्छेद है। तो प्रथम अनुच्छेद के खंड 2 में प्रतिनिधि सभा का जो अध्यक्ष होता है उसके चुनाव के बारे में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? कि प्रतिनिधि सभा के सदस्य सभा के सभापति व अन्य पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे। मतलब प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य होते हैं वो ही वास्तविक रूप में अध्यक्ष का या स्पीकर का चुनाव करेंगे। ठीक है। और इसके बाद में जो अगली बात आती है वो क्या है कि प्रथम सत्र में इसका चुनाव होता है। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष होता है, तो प्रथम सत्र में ही प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के द्वारा प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है, जिसे स्पीकर कहा जाता है। इसके बाद में अगली जो बात आएगी वो आएगी, स्पीकर सदा ही सदन में बहुमत वाले दल का प्रत्याशी होता है। ध्यान दीजिएगा, स्पीकर सदा ही सदन में बहुमत वाले दल का प्रत्याशी होता है, बहुमत प्राप्त दल का प्रत्याशी होता है और उसे बहुमत मिलता है। तो वास्तविक रूप में बहुमत प्राप्त दल का जो प्रत्याशी होता है वो स्पीकर बनता है। इसलिए कहा जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो स्पीकर होता है, प्रतिनिधि सभा का जो अध्यक्ष होता है, वास्तविक रूप में वह निर्दलीय नहीं होता है बल्कि दलीय होता है। वास्तविक रूप में जब कभी भी निर्णायक मत की बात आती है तो वास्तविक रूप में जिस दल का वो सदस्य होता है उस दल का समर्थन करता है। जबकि ब्रिटेन का जो स्पीकर होता है वास्तविक रूप में निर्दलीय होता है और अमेरिका का जो स्पीकर होता है वास्तविक रूप में दलीय होता है, दलीय भावनाओं से प्रभावित होता है। वास्तविक रूप में दल का किसी न किसी को समर्थन करता है स्पीकर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। अगली बात, स्पीकर का चुनाव बहुमत दल अपने काकस अर्थात अंतरंग सम्मेलन में कर लेता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्पीकर का चुनाव वास्तविक रूप में जो बहुमत दल होता है ना, बहुमत दल, वह अपने काकस का मतलब होता है अंतरंग, इनका एक अंतरंग सम्मेलन होता है। उस अंतरंग सम्मेलन में ही वास्तविक रूप में जो है स्पीकर का चुनाव कर लिया जाता है। किसके द्वारा? जो बहुमत दल प्राप्त है, मतलब जिसको बहुमत प्राप्त हुआ है, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो रिपब्लिकन हो, तो वो अपने अंतरंग सम्मेलन में ही इसका चुनाव कर लेते हैं। इसके बाद में तो जो है प्रतिनिधि सभा में तो केवल औपचारिकता होती है, पहले ही तय कर लिया जाता है कि किसे स्पीकर बनाना है। किसमें? काकस में। काकस का मतलब क्या होता है? अंतरंग सम्मेलन। इनका मतलब जो बहुमत दल होता है प्रतिनिधि सभा का, उनके द्वारा अपना अंतरंग सम्मेलन आयोजित किया जाता है और उसके अंतर्गत ही स्पीकर को जो है चुन लिया जाता है। इसके बाद में केवल औपचारिकता होती है प्रतिनिधि सभा में। तो इसके बाद में यहाँ ध्यान देंगे, तुलना कर रहा हूं मैं, ब्रिटेन में सर्वसम्मति से ही स्पीकर का चुनाव होता है, सर्वसम्मति से।
मतलब ब्रिटेन में संसद के 2 सदन है, लोक सदन और लोकसभा। तो लोक सदन का जो अध्यक्ष होता है वो स्पीकर कहलाता है और उसका जो चुनाव होता है वो सर्वसम्मति से होता है। इसीलिए यहाँ एक फर्क है कि वास्तव में अमेरिका में तो प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष पर अक्सर स्पीकर बदल जाता है। वो एक अलग बात है कि प्रथम 2 वर्ष पर जिस दल को बहुमत प्राप्त है अगली बार भी यदि उसे ही बहुमत प्राप्त होता है तो हो सकता है उसी ही स्पीकर को दोबारा से स्पीकर चुन लिया जाए। लेकिन ब्रिटेन में एक बार स्पीकर सदा के लिए स्पीकर, एक बार जो स्पीकर बना दिया गया उसके बाद में वह जब तक चाहे तब तक स्पीकर पद पर बना रहता है, चाहे किसी भी दल को बहुमत प्राप्त हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ब्रिटेन में जो स्पीकर होता है, जो अध्यक्ष होता है लोक सदन का, वह निर्दलीय होता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में दलीय होता है, दलीय भावनाओं से प्रभावित होता है। ये निष्पक्ष हो ही नहीं सकता है, पक्षपात करता है। जबकि ब्रिटेन के अंतर्गत जो स्पीकर होता है वास्तविक रूप में वह निर्दलीय होता है, दलीय भावनाओं से प्रभावित नहीं होता है, वह बिल्कुल निष्पक्ष होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक कोटेशन है, ऑग तथा रे क्या कह रहे हैं? अमेरिकी स्पीकर के पद का विकास ब्रिटेन से बहुत अलग रूप में हुआ है। मतलब वास्तव में अमेरिका में जो प्रतिनिधि सभा का स्पीकर है, अध्यक्ष है, इस पद का उद्गम तो ब्रिटेन से हुआ है, लेकिन फिर भी ये ब्रिटेन से बहुत अलग रूप में हुआ है और वह दलीय संबंध से मुक्त नहीं है। मतलब वास्तव में जो अमेरिका में प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष है, जिसे स्पीकर कहा जाता है, वह दलीय संबंध से मुक्त नहीं है। मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि ये वास्तव में दलों से किसी न किसी रूप में, दल से, बहुमत दल का होता है, ये जिसको बहुमत प्राप्त होता है उन्हीं के द्वारा तो जो है स्पीकर का चुनाव किया जाता है और वो दल की भावनाओं से प्रभावित रहता है। मतलब वो निष्पक्ष नहीं रह सकता, पक्षपात करता है। जिस दल का वो होता है उस दल का समर्थन करता है, इसलिए निर्दलीय नहीं है बल्कि दलीय है। इसी कारण यहाँ लिखा गया है वह दलीय संबंध से मुक्त नहीं हो सकता है, ठीक है। किसने कही ये बात? ऑग तथा रे ने। तो ये कोटेशन आपसे एग्जाम पूछी जा सकती है, नोट कीजिएगा। इसके बाद में अगली बात हम लेते हैं। इसका पहला पार्ट हो गया क्या? इसके चुनाव, और दूसरा पार्ट हो गया इसका क्या? इसकी शक्तियां तथा कार्य। मतलब प्रतिनिधि सभा का जो अध्यक्ष होता है इसके क्या कार्य हैं, क्या शक्तियां हैं। अब यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, प्रतिनिधि सभा का जो अध्यक्ष है ना, जिसे स्पीकर कहा जाता है, भाई वो वास्तव में एक रेफरी की भूमिका निभाता है, एक एम्पायर की भूमिका निभाता है, एक निर्णायक की भूमिका निभाता है। कहाँ? प्रतिनिधि सभा में। प्रतिनिधि सभा में जैसे मान लीजिएगा मैं रेफरी हो गया, मीन्स एम्पायर है किसी सामान्य खेल का, तो मैं क्या करूँगा? दोनों टीमों को जो है नियम के अनुसार खेलने के लिए कहूँगा, और मेरा जो मतलब निर्णय होगा वो अंतिम होगा, जो मैं कहूँगा वो मान्य करना पड़ेगा। अब मुझे निर्णय लेने का अधिकार दिया गया तो मुझे पक्षपात करना चाहिए या निष्पक्ष होना चाहिए? मुझे निष्पक्ष होना चाहिए क्योंकि मैं रेफरी हूँ। तो इसी प्रकार से वास्तविक रूप में जो स्पीकर होता है उसे निष्पक्ष होना चाहिए, परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका का स्पीकर निष्पक्ष हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वह दलीय भावनाओं से, दलीय संबंध से मुक्त हो ही नहीं सकता। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसके कार्यों को भी यदि आप समझ रहे हैं तो एक रेफरी, एक एम्पायर, एक निर्णायक के रूप में समझेंगे कि सामान्य खेल में एक रेफरी की जो भूमिका होती है वही भूमिका संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिनिधि सभा का जो अध्यक्ष होता है उसकी होती है। बस इतना ध्यान रखेंगे, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो शक्तियां तथा कार्य, बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ। प्रारंभ का मतलब जब संविधान का निर्माण किया गया था उस समय प्रारंभ में सोचा गया था कि प्रतिनिधि सभा नेतृत्व कर लेगी। मतलब प्रारंभ में वास्तविक रूप में ये सोचा गया था कि प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रतिनिधि सभा स्वयं ही अपना नेतृत्व कर लेगी। परंतु हुआ क्या कि धीरे धीरे, क्योंकि उस समय इसकी सदस्य संख्या प्रतिनिधि सभा की प्रारंभ में केवल 65 थी, तो ये बात स्वाभाविक भी था कि भी चलो ये अपना नेतृत्व स्वयं कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में संघ की इकाइयों की संख्या बढ़ी, प्रारंभ में केवल 13 इकाइयाँ थी संयुक्त राज्य अमेरिका में, 13 प्रांत, 13 राज्य थे, लेकिन अब वर्तमान समय में कितने हैं? 50 इकाइयाँ हैं, 50 राज्य हैं। तो जैसे जैसे 65 से 435 सदस्य संख्या होगी प्रतिनिधि सभा की, तो लास्ट में ये निर्णय लेना पड़ा कि भैया अब ये इसकी सदस्य संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसके नेतृत्व के लिए वास्तविक रूप में कोई न कोई तो होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इसके अध्यक्ष के बारे में व्यवस्था की गई कि भी इसका अध्यक्ष चुन दिया जाना चाहिए, जिसे स्पीकर कहा जाता है। और ये जरूरी था क्योंकि बहुमत दल का जो नेता होता है उसके द्वारा सारे कार्य किए नहीं जा सकते थे। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा का नेतृत्व कर नहीं सकता
और ना मंत्रिमंडल नेतृत्व कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल तो नेतृत्व कर ही नहीं सकता व्यवस्थापिका का। ध्यान दीजिएगा, मंत्रिमंडल तो नेतृत्व कर ही नहीं सकता। और फिर मंत्रिमंडल जो मुखिया होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति है, मंत्रिमंडल का मुखिया राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति भी इसका नेतृत्व नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों एक दूसरे से पृथक होती हैं। इसलिए नेतृत्व करने के लिए फिर अध्यक्ष की व्यवस्था की गई, जिसे स्पीकर कहा जाता है। इसके बाद में अब ध्यान देंगे, फिर ये व्यवस्था कर दी गई, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि स्पीकर मनमानी करने लगा। ये एक प्रकार से तानाशाह बन बैठा, बहुत ज़्यादा शक्तियों का प्रयोग करने लगा है, बहुत ज़्यादा शक्तियों का प्रयोग करने लगा है। मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। ऐसी स्थिति में 1910 में विरोधी दल ने विद्रोह कर दिया कि भाई स्पीकर की शक्तियों को कम किया जाना चाहिए। इसी आधार पर क्या किया गया कि वहाँ जो नियम समिति के अध्यक्ष पद से उसे हटा दिया गया, क्योंकि नियम समिति का जो अध्यक्ष था वह स्पीकर ही होता था, तो स्पीकर को इसके पद से हटा दिया गया। और स्थायी समिति तथा प्रवर समिति की नियुक्ति की शक्ति भी किसने ले ली? स्वयं प्रतिनिधि सभा ने ले ली, जबकि इससे पहले स्पीकर के हाथों में ये शक्तियां थी। तो कहने का भावार्थ ये है कि 1910 में स्पीकर की शक्तियों को कम कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये वास्तविक रूप में तानाशाह जैसा व्यवहार करने लग गया था। अब मूल बात यह है कि वर्तमान समय में इसकी कौन कौन सी शक्तियां हैं, कौन कौन से कार्य ये करता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो नंबर 1, बैठकों की अध्यक्षता करता है ये, अर्थात प्रतिनिधि सभा का जो अध्यक्ष होता है, जिसे स्पीकर कहा जाता है, वह बैठकों की अध्यक्षता करता है। जब भी बैठक आयोजित की जाती है तो ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? स्पीकर के द्वारा ही की जाती है। इसी के अंतर्गत कार्यक्रम तय किए जाते हैं कि कार्यक्रमों का क्या क्रम होगा। ये क्रम भी वास्तविक रूप में अध्यक्ष के द्वारा ही निश्चित किया जाता है। दूसरा कार्य शक्ति क्या है? शांति व्यवस्था और अनुशासन की जिम्मेदारी। वास्तविक रूप में देखा जाए तो प्रतिनिधि सभा में शांति व्यवस्था, क्या कर रहा हूँ? शांति व्यवस्था और अनुशासन की जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व तो किसका होता है? प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष का होता है। क्यों? क्योंकि रेफरी है, ये एम्पायर है, ये निर्णायक है। तो ये शांति व्यवस्था नहीं बनाएगा तो फिर कौन बनाएगा? फिर चाहे आप ब्रिटेन में जाइएगा, लोक सदन का जो अध्यक्ष होता है वो लोक सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखता है। भारत में लोकसभा में जो स्पीकर होता है वही शांति व्यवस्था और अनुशासन की जिम्मेदारी निभाता है कि नहीं निभाता है? तो यही कार्य संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिनिधि सभा का जो अध्यक्ष होता है उसके द्वारा किया जाता है। तीसरा, सदस्यों को बोलने के लिए स्वीकृति प्रदान करता है। मतलब सदस्यों को बोलने के लिए, ये बात सत्य है कि प्रतिनिधि सभा के सदस्य 5 मिनट तक के लिए बोल सकते हैं। इनको बोलने की आज़ादी नहीं होती ज़्यादा समय तक। जैसे सीनेट के सदस्य सीनेट में जितना चाहे उतना भाषण दे सकते हैं, लेकिन प्रतिनिधि सभा में अक्सर 5 मिनट तक की भाषण दिया जाता है। तो यहाँ सदस्यों को बोलने के लिए जो स्वीकृति प्रदान करता है कि किस सदस्य को पहले बोलना है, उनका क्या क्रम होगा, ये सब किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अध्यक्ष मतलब जिसे स्पीकर कहा जाता है। ठीक है भाई। अगला है चौथा, वह मतलब स्पीकर वह प्रश्नों पर मत लेता और निर्णयों की घोषणा करता है। प्रतिनिधि सभा का जो अध्यक्ष होता है वह ही सदन में वास्तविक रूप में किसी भी प्रश्न के ऊपर कोई मतभेद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर जो है मत लेता है और निर्णयों की घोषणा करता है। अंतिम जो निर्णय लिया जाता है उसकी घोषणा भी कौन करता है? प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष करता है। पांचवा क्या है? वह मतलब स्पीकर, अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष स्पीकर कहलाता है। वह सदन मतलब प्रतिनिधि सदन या प्रतिनिधि सभा, वह सदन के नियमों की व्याख्या करता और उन्हें लागू करता है। अर्थात वास्तविक रूप में प्रतिनिधि सभा के जो नियम होते हैं, भाई सामान्य खेल जो होते हैं, क्रिकेट का खेल है, वॉलीबॉल का खेल है, तो खेल के नियम तो होते हैं, उसी प्रकार से राजनीतिक खेल के भी नियम होते हैं, पॉलिटिकल गेम के भी नियम होते हैं। तो इन नियमों की व्याख्या और उन्हें लागू कराने का कार्य कौन करता है? प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष करता है। क्योंकि प्रतिनिधि सभा वास्तव में इसमें 2 टीमें हैं, दोनों दल मौजूद है ना, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, 2 टीमें होगी। तो इन दोनों टीमों को खेल कौन खिलाता है? अध्यक्ष, स्पीकर, जो कि रेफरी होता है।
तो फिर सीधी सी बात है, सामान्य खेल में जो रेफरी की भूमिका होती है, राजनीतिक खेल में यहाँ प्रतिनिधि सभा में वही भूमिका रेफरी के रूप में किसकी होती है? प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष की होती है। तो वह सदन के नियमों की व्याख्या करता है और उन्हें लागू करता है। छठा है वह मतलब स्पीकर, वह सदन के विचार विमर्श में भाग ले सकता है। अब ध्यान देंगे यहाँ, वह सदन के विचार विमर्श में भाग ले सकता है, मतलब प्रतिनिधि सभा का जो अध्यक्ष होता है, ये अमेरिका के अंतर्गत विशेष, ये ध्यान रखना, ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं है। वह सदन के विचार विमर्श में भाग ले सकता है। वह सदन मतलब प्रतिनिधि सदन या प्रतिनिधि सभा, वह सदन के विचार विमर्श में भाग ले सकता है और निर्णायक मतदान में भाग लेता है। निर्णायक मतदान में भाग लेता है मतलब जब हम ये कहें कि किसी विषय पर बराबर मत आ जाए, तो ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि सभा का जो अध्यक्ष होता है वह निर्णायक मत का प्रयोग करता है। अब निर्णायक मत का प्रयोग करता है ब्रिटेन में तो अमेरिका में तो सीधी सी बात है कि जो अध्यक्ष होता है किसके पक्ष में जाएगा? जिस दल का वो है, बहुमत प्राप्त दल का ही तो होता है, तो बहुमत प्राप्त दल के पक्ष में अपना मत देगा। ये तो क्लियर है, क्योंकि ये तो दलीय है, निर्दलीय तो है नहीं। जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में तो अध्यक्ष वास्तव में निष्पक्ष होता है, निर्दलीय होता है, दलीय संबंधों से मुक्त होता है, दलीय भावनाओं से मुक्त होता है। ब्रिटेन की बात कह रहा हूँ मैं, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अगली बात, वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिनिधि सभा का जो अध्यक्ष होता है वह गुप्त मत पत्र द्वारा मतदान होने पर मतदान में भाग लेता है। मतलब अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ब्रिटेन में तो जो लोक सदन का अध्यक्ष होता है, स्पीकर, भाई वो मतदान में भाग नहीं लेता है। लेकिन अमेरिका में यदि गुप्त मत पत्र द्वारा मतदान हो रहा है तो प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष मतलब स्पीकर वास्तविक रूप मतदान में भाग लेता है। तो भाग लेता है तो क्या वो निष्पक्ष होगा या पक्षपात करेगा? पक्षपात करेगा। और किसके पक्ष में जाएगा? बहुमत प्राप्त दल के पक्ष में जाएगा, क्योंकि उसने तो उसे चुना है, तो इसलिए यह निष्पक्ष हो ही नहीं सकता। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में वास्तविक रूप में जो अध्यक्ष होता है वह गुप्त मतपत्र द्वारा यदि मतदान होता है तो मतदान में भाग लेता है, जबकि ब्रिटेन में भाग नहीं लेता। हाँ, निर्णायक मतदान में भाग ब्रिटेन में भी लिया जाता है और अमेरिका में भी लिया जाता है और भारत में भी। निर्णायक मत की स्थिति में तो स्पीकर को अपना मत देना पड़ता है। मतलब जब दोनों के बराबर मत आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वास्तव में अध्यक्ष स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है। अगला छठा के बाद में सातवां है, वह मतलब स्पीकर वह सब प्रस्तावों, अब देखिए ध्यान दें यहाँ, वह सब प्रस्तावों, जितने भी प्रस्ताव हैं सभी प्रस्तावों, लेखों, अधिपत्रों और विधेयकों पर अपने हस्ताक्षर करता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्यों? क्योंकि भाई ये प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष है, ये प्रतिनिधि सभा का रेफरी है, ये प्रतिनिधि सभा का एम्पायर है, ये प्रतिनिधि सभा का निर्णायक है। तो सभी बातों के ऊपर इसके हस्ताक्षर होते हैं। इसलिए मैंने क्या नोट किया है, वह सब प्रस्तावों, वह मतलब स्पीकर, प्रतिनिधि सभा का जो अध्यक्ष होता है वो स्पीकर कहलाता है, वह सब प्रस्तावों, लेखों, अधिपत्रों और विधेयकों पर अपने हस्ताक्षर करता है। नोट कीजिएगा। और आठवां है, वह दोनों सदनों में, अब ध्यान दें यहाँ, वह दोनों सदन का मतलब, वह मतलब स्पीकर, प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष, वह दोनों सदनों का मतलब प्रतिनिधि सभा और सीनेट। मैंने प्रारंभ में समझा दिया, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, वह दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में, ये बात तो सत्य है कि किसी विधेयक पर यदि मतभेद हो जाता है तो मतभेद की स्थिति में सम्मेलन समिति और अन्य विशेष समितियों की नियुक्ति करता है तथा स्थायी समितियों के पास विधेयकों को भेजता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, एग्जाम पूछा जाता है, मैं समझाऊंगा इसको डिटेल्स में। वह दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में वास्तविक रूप में जब दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर के मतभेद हो जाता है, दोनों सदन मतलब प्रतिनिधि सदन और सीनेट में मतभेद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है सम्मेलन समिति गठित की जाती है। और सम्मेलन समिति में क्या होता है, सम्मेलन समिति में प्रतिनिधि सभा के 3 सदस्य होते हैं और सीनेट के भी 3 ही सदस्य होते हैं। मतलब
मतलब दोनों सदनों के 3-3 सदस्य होंगे और ये 3-3 सदस्य ही वास्तविक रूप में जो विषय मतभेद का है उसके ऊपर निर्णय लेते हैं। हालांकि यहाँ ये बात स्पष्ट है कि सीनेट अपनी बात मनवा लेती है। क्यों? क्योंकि सीनेट प्रभावशाली होती है और सीनेट वैसे भी देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका में भाई दूसरा सदन है, लेकिन वास्तव में पूरी दुनिया में द्वितीय सदनों में सबसे शक्तिशाली सदन यदि कोई है तो संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट है। तो ये सम्मेलन समिति और अन्य विशेष समितियों की नियुक्ति करता है। कौन करता है? स्पीकर करता है। तो सम्मेलन समिति कब गठित की जाती है? जब दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर के मतभेद हो जाता है तब सम्मेलन समिति गठित की जाती है। और यह सम्मेलन समिति और अन्य विशेष समिति की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? स्पीकर करता है तथा स्थायी समितियों के पास विधेयकों को भेजता है। अब जो स्थायी समितियां, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थायी समितियों की संख्या कितनी? 19 है। 19। तो स्थायी समितियों के पास विधेयकों को कौन भेजता है? विधेयक भेजेंगे भी तो सही, विधेयकों को कौन भेजता है भाई? प्रथम वाचन होने के बाद में मैंने आपको अमेरिका में विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो ठीक से समझा दी है, अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में देखिएगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया का पहला चरण है क्या? विधेयकों का प्रस्तुतिकरण या प्रथम वाचन। पहले तो विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे किसी भी सदन के पास है, प्रथम सदन, द्वितीय सदन। यदि मान लीजिएगा वित्त विधेयक है तो अमेरिका में प्रतिनिधि सदन के पास में विधेयक को भेज दिया जाएगा। अब वास्तव में जो वहाँ भेजा जा रहा है, कहाँ? प्रतिनिधि सदन में। तो इसके बाद में अब जो प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष होता है वह ही स्थायी समितियों के पास में उस विधेयक को भेजेगा। कौन भेजेगा? प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष, जिसे स्पीकर कहा जाता है। तो ये 8वां बिंदु नोट कीजिएगा। इसमें 2-3 प्रश्न बन रहे हैं। क्या? कि वह दोनों सदनों में, वह मतलब स्पीकर, वह दोनों सदनों में, दोनों सदन मतलब प्रतिनिधि सदन और सीनेट, वह दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में सम्मेलन समिति और अन्य विशेष समितियों की नियुक्ति करता है। फिर कह रहा हूँ, सम्मेलन समिति की नियुक्ति कब की जाती है? जब वास्तविक रूप में किसी विधेयक विशेष पर दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है तब सम्मेलन समिति गठित की जाती है। तथा स्थायी समितियों के पास विधेयकों को भेजता है। स्थायी समिति के पास विधेयकों को कौन भेजता है? स्थायी समिति के पास विधेयक कब भेजे जाते हैं? प्रथम वाचन के बाद में। अमेरिका में प्रथम वाचन के बाद में विधेयक को समिति के पास में भेजा जाता है। कौन सी के पास में? स्थायी समिति के पास में। लेकिन यहाँ ये बात ध्यान रखनी कि स्थायी समितियों के पास में जो विधेयक को भेजा जा रहा है वह कौन भेज रहा है? प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष भेजता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसके बाद में अंत में मैंने यहाँ कोटेशन लिखी है। क्या? फर्ग्यूसन और मैकहेनरी क्या कह रहे हैं कि स्पीकर पद कभी बहुत अधिक महत्व का और कभी साधारण महत्व का हो जाता है। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पीकर का जो पद है कभी तो बहुत ही ज़्यादा महत्व का हो जाता है और कभी साधारण हो जाता है। क्यों हो जाता है? ये वास्तव में परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। और इसी के साथ में जो प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष बनता है उसका व्यक्तित्व कैसा है। अगर आकर्षक व्यक्तित्व का, परिस्थितियां अनुकूल हैं तो वह शक्तियों का खुल करके प्रयोग करता है। तो ये कोटेशन भी आप नोट कीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया अमेरिका की प्रतिनिधि सभा का जो अध्यक्ष है, जिसे स्पीकर कहा जाता है, उसका चुनाव कैसे होता है, इसके क्या कार्य और शक्तियाँ हैं। ये सभी बातें मैंने आपको समझा दी हैं। आशा करता हूँ आप ठीक से ये सभी बातें समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।